Question number 9. Consider the situation shown in figure. The horizontal surface below the bigger block is smooth. The coefficient of friction between the blocks is mu. Find the minimum and maximum force F that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to the bigger block. देखो, ये जो सरफेस है ना बच्चों, ये क्वेश्चन में स्मूथ दे रखा है और इस सरफेस पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है और इस सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो एफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कितनी रख सकते हैं सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ओके, विद ऑफ दीज टू स्मॉल ब्लॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। करेक्ट, मतलब इन तीनों ब्लॉक्स का आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो। ओके, ये क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक है तो ये भी ब्लॉक है, इनको रेस्ट पे रखना है विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक। तो ये रेस्ट पे कब रहेंगे? जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो या फिर इन सब का एक्सेलरेशन सेम हो जाए। ओके, देखो देखो यहां पे जो दिख रहा है हमें, दिस इज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। ओके, तो ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम मास m इज एट रेस्ट। अच्छा, बड़े वाले ब्लॉक का मास दिया है क्या? ओके, क्योंकि इसका भी यूज होगा, क्योंकि जब आप फोर्स निकालोगे ना तो कैपिटल M यूज होगा, तो इसका मास हमें अज्यूम करना पड़ेगा कैपिटल M। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, तो ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट with respect to block of mass capital M। करेक्ट, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, दोनों स्मॉल m के लिए वैलिड है क्योंकि दोनों रेस्ट पे है ना, जीरो। अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M एंड दिस इज जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों वैल्यू सेम है? करेक्ट, समझ में आ गया? इसका मतलब सारे ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। देयरफॉर, क्योंकि सारे रेस्ट पे रहने चाहिए, स्मॉलर ब्लॉक्स आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बिगर ब्लॉक, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर यहां से पहला कंक्लूजन क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑल थ्री ब्लॉक्स आर सेम। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख सकते हो। इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए, इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए, और इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा। करेक्ट, ओके। अब ध्यान से देखना, कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला कंसेप्ट क्या है जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा? सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, ये ऑलरेडी टू ब्लॉक सिस्टम में हमने किया है। एक सॉल्व एग्जांपल भी था जो कि टू ब्लॉक सिस्टम पे था। ये अब ध्यान से देखो, जब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा इस सिस्टम का, ओके, इस सिस्टम का जब बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये किधर स्लिप करने का प्रयास करेगा? पीछे की तरफ। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होता है? इनके बीच में स्लिपिंग होने लगती है। बी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है और ए का एक्सेलरेशन कम हो जाता है।
करेक्ट, ये टू ब्लॉक सिस्टम में हमने प्रैक्टिस किया है। ओके, कि व्हेन एफ इज वेरी लार्ज, देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, करेक्ट, लेकिन एफ बहुत ज्यादा हो जाए, व्हेन एफ इज वेरी लार्ज, तो क्या यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्या वो ब्लॉक ए को इतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा ताकि दोनों साथ साथ रहे? नहीं। एक पर्टिकुलर वैल्यू तक एफ को यदि आप इंक्रीज करोगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एफ तक दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होती है, उसके बाद में क्या होती है, स्लिपिंग होने लगती है। सो व्हेन एफ इज वेरी लार्ज, ए स्लिप्स ओवर बी, ओवर बी। होता क्या है एक्चुअली, बी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, ए का एक्सेलरेशन कम कम रह जाता है। तो जब स्लिपिंग होती है ना, तो ए पे फ्रिक्शन किधर लगता है? देखो मैं बहुत ही शॉर्ट में इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो आपको टू ब्लॉक सिस्टम दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो होगा क्या, जब स्लिपिंग जस्ट लाइकली टू अकर है, व्हेन स्लिपिंग इज जस्ट लाइकली टू अकर, तो ऐसे केस में ए पे जो फ्रिक्शन होगा ना वो लगेगा मैक्सिमम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस कर दिया कि जब भी एक्स ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है, या फिर जब भी एक्सेलरेशन ऑफ बी बहुत ज्यादा होगा, तो ए क्या टेंड करेगा या किधर स्लिप करेगा, पीछे की तरफ स्लिप करेगा। ओके, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि बी का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा। समझ में आ गया? सेकेंड कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी डायग्राम को ऑब्जर्व करो, तो यदि मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दे दूं, ओके, इस ब्लॉक को एज अ सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दे दूं, तो ये किधर की तरफ स्लिप करने का टेंड करेगा, पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन क्या लगेगा, आगे। करेक्ट, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, देखो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन दे दोगे तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी किधर स्लिप करेगा, पीछे की तरफ, और इसमें फ्रिक्शन लगेगा आगे। लेकिन जब एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा तब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ना ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि इस पे नीचे mg लग रहा है ना, और बी ब्लॉक किधर स्लिप करेगा, नीचे की तरफ, ए ब्लॉक किधर स्लिप करेगा, राइट साइड की तरफ। तो ये दोनों कंसेप्ट हैं। करेक्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एफ की वैल्यू बहुत ही कम होगी, या फिर मान लो ये ब्लॉक रुका है, तो नीचे mg लगेगा, और ये mg क्या करेगा, ब्लॉक बी को नीचे मूव करने का प्रयास करेगा, तो ब्लॉक ए आगे की तरफ मूव करेगा। ओके, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन of block B in downward direction. Okay, block A has a tendency of motion towards right with respect to C. करेक्ट, तो ये दो कंसेप्ट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, या फिर आप सॉल्व कर लो फ्रेम ऑफ द बिगर ब्लॉक। दोनों फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो। बिगर ब्लॉक के फ्रेम में सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा आसान रहता है, ग्राउंड फ्रेम से भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो भी सिंपल ही है। ओके, तो चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एज अ सिस्टम देखा जाए, यहाँ पे एज अ सिस्टम देखा जाए, तो इन तीनों ब्लॉक को एज अ सिस्टम देखें तो आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन थ्री ब्लॉक्स। तो यदि मुझे मान लो सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालना है, ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे किए हैं, कि मुझे सिर्फ मान लो ए की वैल्यू ही निकालनी है, तो वी कैन कंसीडर ऑल द ब्लॉक्स एज अ सिंगल ब्लॉक सिस्टम, therefore we can consider it to be a single block okay, we can consider it to be a single block
ऑफ मास क्या हो जाएगा बच्चों, मास m+2m टू फाइंड एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखना। तो ये बन गया एक सिंगल ब्लॉक जिसका मास क्या हो गया, जिसका मास हो गया m+2m। यहां से लगा एक एक्सटर्नल फोर्स F, mg और नॉर्मल क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। यदि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a है तो क्या मैं लिख सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू m+2m इंटू ए। करेक्ट। इसका मतलब जब a मैक्सिमम होगा, ओके, जब a मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम आएगा। तो इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग F मैक्स और F मिनिमम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलो केस वन। केस वन, F इज मैक्सिमम, फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। दिस इंप्लाइज A इज मैक्सिमम, फोर्स भी मैक्सिमम हो जाए और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाए। करेक्ट, दोनों मैक्सिमम हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक मिनट, यस। तो देखो ऐसे में क्या होगा, जब F मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और ब्लॉक्स के अंदर क्या टेंडेंसी होगी, किस तरफ स्लिप होने की, A की टेंडेंसी होगी टू स्लिप टूवर्ड्स लेफ्ट और B की टेंडेंसी होगी टू स्लिप इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? मतलब एक्सेलरेशन यदि आपने A मैक्स से ज्यादा कर दिया तो A पक्का पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू C। और B किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ विथ रिस्पेक्ट टू C। करेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्सेस कैसे लगेंगे, उसके अपोजिट। ओके, तो A हैज टेंडेंसी टू स्लिप टूवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट and B has tendency to slip towards right। okay, ये हो गई बच्चों टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे टेंशन है T और यहाँ पे है टेंशन T। करेक्ट। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया था आपके लिए कि m का एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ होगा a, इसका भी एक्सेलरेशन राइट साइड की तरफ होगा a। चलो सबसे पहले मैं ऊपर वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। दिस इज ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, यहां से क्या लगेगा टेंशन T। अच्छा, इसकी टेंडेंसी किधर थी स्लिप करने की, लेफ्ट में। ए और बी, ओके, ए और बी मैंने लिख दिया। ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें। ओके, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा टूवर्ड्स राइट, और फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम लगेगा। क्यों, क्योंकि एकदम एक्सट्रीम केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एक्सट्रीम केस में स्लिपिंग बस होने ही वाली है। ओके, तो हमेशा एफ मैक्स नहीं लिखते हम लोग। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इन दोनों को कौन बैलेंस करेगा, तो देखो इसको कोई बैलेंस नहीं करेगा। क्या होगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। इसी प्रॉब्लम को यदि आप किस फ्रेम में सॉल्व करते, इस क्वेश्चन को यदि आप ब्लॉक के फ्रेम में सॉल्व करते तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लग जाता है एम ए, और आप बोलते टी प्लस एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं,
ग्राउंड फ्रेम से। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप बाद में पढ़ो तो समझ में आ जाए कि वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम, इसीलिए कोई सूडो फोर्स का यूज नहीं होगा। प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम, ओके। तो हम लोग इसे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। सो दिस इज एक्सेलरेशन ए, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टी प्लस, चलो एफ मैक्स की भी वैल्यू लिख देते हैं, म्यू इंटू एन। एफ मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो क्या मैं लिख सकता हूं टी प्लस एफ मैक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यस। तो टी इज इक्वल टू, सॉरी, टी प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। समझ में आ गया? ये हो गया पहला इक्वेशन, ओके। सेकेंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज सेकेंड ब्लॉक, ये है ब्लॉक बी। एक बार आप चाहो तो फिर से देख लो, ये है ब्लॉक बी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन। और ये जो ब्लॉक सी है ना, ये क्या करेगा, इस पे आगे की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। इसी नॉर्मल की वजह से तो इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। तो देखो इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, सॉरी, नॉर्मल नहीं लगेगा, ऊपर तो टेंशन लगेगा क्योंकि ये सरफेस पे नहीं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा, करेक्ट। लेकिन नीचे mg, ऊपर टेंशन, इसका एक्सेलरेशन आगे कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली जो ब्लॉक सी है ना, आप चाहो तो मार्क भी कर लेना, ब्लॉक सी क्या करेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इस पे n1, किधर, टुवर्ड्स राइट, ओके। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इसकी जो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है वो किस डायरेक्शन में है, तो वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ। कितना लगेगा, एफ मैक्स, ओके। समझ में आ गया? तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, n1 की वजह से क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। n1 जो है अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसी इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करना विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक सी। तो आप क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स पीछे लगाते हैं, कितना, ma, और n1 इज इक्वल टू ma लिख देते हैं। यहाँ भी वही इक्वेशन आ रहा है, n1 इज इक्वल टू ma, करेक्ट। मैंने क्या किया, f इज इक्वल टू ma लगा दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1, दिस इज इक्वल टू म्यू एम ए, करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूं कि टेंशन विल बी, ये वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो T इज इक्वल टू एफ मैक्स प्लस एम जी। तो T इज इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम जी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। T प्लस म्यू एम जी, पहला इक्वेशन क्या है, T प्लस म्यू एम जी प्लस था क्या, सॉरी, T प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये था इक्वेशन 1। इसको मैं दोबारा से रीअरेंज कर देता हूं, एम ए माइनस म्यू एम जी, करेक्ट। इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, करेक्ट। इक्वेशन 2 को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस इज एम जी माइनस म्यू एम ए, करेक्ट। इसको सेकेंड ही इक्वेशन, सॉरी, प्लस। तो ये आ गए दो इक्वेशन और इन दोनों को अब सॉल्व करना है। 3 और 4 बोल दो, दिस इज फ्रॉम 1, वैसे ही मैंने रीअरेंज कर लिया।
अब सॉल्व कर लो। क्या आपको दिख रहा है? एम ए माइनस म्यू एम जी, 3 और 4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एम ए माइनस म्यू एम जी, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, इज इक्वल टू एम जी माइनस म्यू एम ए वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो एम ए प्लस म्यू एम ए, एक्चुअली एम तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, तो ए माइनस म्यू जी इज इक्वल टू कितना? जी माइनस म्यू ए। सारे ए वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके आओ, ए प्लस म्यू ए इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? ओके सॉरी, ये प्लस है, 3 और 4 से ये प्लस आ रहा है, सो दिस इज ए माइनस म्यू ए, करेक्ट। ये इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है, ये इक्वेशन 3 का आरएचएस है, इज इक्वल टू जी प्लस म्यू जी हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज ए 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू जी 1 प्लस म्यू। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन इज जी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, करेक्ट। तो ये आ गया ए। तो क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों से फोर्स पूछा था, और फोर्स हम लोगों ने बताया था क्या? फोर्स विल बी इक्वल टू एम प्लस टू एम इंटू ए। तो ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अपॉन 1 माइनस म्यू, करेक्ट। अब देखो मिनिमम एक्सेलरेशन में क्या, सॉरी, जब मिनिमम एक्सेलरेशन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद ही सोचो। जब मिनिमम एक्सेलरेशन होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मिनिमम एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? जो टेंडेंसी किधर थी, एक ही लेफ्ट में स्लिप करने की, वो क्या हो जाएगी? राइट साइड में, यही मैंने ऊपर बताया। और जो बी है वो नीचे की तरफ स्लिप करने की उसकी टेंडेंसी हो जाएगी, करेक्ट। देखो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं केस 2 एज इट इज, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का फर्क होगा। केस 2, एफ इज मिनिमम। अगर जो जब मिनिमम फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मिनिमम, ओके। एक्सेलरेशन मिनिमम होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो mg है ना, ये डोमिनेट करने लगता है। और उसकी वजह से देखो, अगर जो मैं आपको ऐसे दिखाऊं इन फ्रेम ऑफ सी, सी के फ्रेम में ऑब्जर्व करो, तो नीचे क्या लगेगा? mg, सूडो फोर्सेस लगा दो, ma इधर लगेगा, इधर लगेगा नॉर्मल। इसको देखो नीचे mg नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर फोर्सेस आप हटा दो, ये किसी मतलब का नहीं है। और इस पे सूडो फोर्स लगेगा ma, करेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब ए बहुत ज्यादा होगा तो ये वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, और टेंडेंसी किधर होगी? ए की लेफ्ट में स्लिप होने की और बी की ऊपर की तरफ। ओके, मैंने ये गलत लिख दिया क्या ऊपर? बी हैज टेंडेंसी टू शिफ्ट या स्लाइड, एक मिनट, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। केस 1, बी हैज टेंडेंसी टू स्लिप अपवर्ड्स। बी की जो टेंडेंसी होगी ना, ये ऊपर की तरफ होगी स्लिप करने की, करेक्ट। यहाँ पे अब क्या होगा? एक्सेलरेशन कम होगा तो mg डोमिनेट करेगा, और mg डोमिनेट करेगा तो b किधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी? डाउनवर्ड्स। और a की किधर होगी? टूवर्ड्स राइट, ओके। a की होगी टूवर्ड्स राइट एंड b हैज टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड्स। तो फर्क क्या पड़ेगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे और बी पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो ये जो आप एफ मैक्स देख रहे हो ना,
इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे एफ मैक्स तो वही रहेगा, आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स हो जाएगा टी माइनस एफ मैक्स। करेक्ट, पहले टी प्लस एफ मैक्स था, अब क्या हो जाएगा, टी माइनस एफ मैक्स। तो ये आ जाएगा पहला इक्वेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ जो एफ मैक्स नीचे लग रहा था पिछले केस में, अब ये एफ मैक्स लग जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे की तरफ स्लाइड होने की। तो एफ मैक्स की वैल्यू, इक्वेशन तो वही आया, बस आप क्या लिखोगे, टी प्लस एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी। टी प्लस एफ मैक्स इज इक्वल टू एम जी। तो जब ये राइट साइड में जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, टी प्लस म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी। करेक्ट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या था, टी माइनस म्यू एम जी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये था इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 3 यहाँ से। और इसको देखो, जब म्यू एम ए राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। करेक्ट, ये आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ सॉल्व कर लो, बस यहाँ पे याद रखना, थर्ड इक्वेशन क्या है, एम ए प्लस म्यू एम जी। फोर्थ इक्वेशन क्या है, एम जी माइनस म्यू एम ए। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे याद रखना, प्लस की जगह माइनस आ गया। तो जब म्यू ए लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, म्यू जी राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो ये खुद से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बस याद रखिएगा, यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो हमें क्या सीखना है, ये कि जब एक्सेलरेशन सी का बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे में यहाँ पे आप सोच सकते हो सूडो फोर्स के टर्म्स में, ये पीछे की तरफ स्लिप करने की टेंडेंसी होगी और ये ऊपर की तरफ। लेकिन एफ की वैल्यू जब बहुत ही कम होगी, ओके, तो एम जी डोमिनेट करने लगेगा, बी की टेंडेंसी स्लिपिंग की नीचे होगी, और इसकी जो स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी दैट विल बी टूवर्ड्स राइट। उस हिसाब से हमें फ्रिक्शन डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। ओके।